लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें अपनी रूटीन से हटके भी कर लेनी चाहिए, वरना एक ही तरह की बोरिंग रूटीन से हम लोग बहुत जल्दी तंग भी आ जाते हैं। और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने आउट ऑफ नोवेयर पेशावर जाने का प्लान बनाया, क्योंकि मेरी कज़न बाहर से आई थी और वो पेशावर का कल्चर और वहाँ का खाना एंजॉय करना चाहती थी। एंड मेनली शी वांटेड टू ट्रैवल थ्रू अ ट्रेन, और उसे ट्रेन का भी बहुत ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से हमने ये प्लान बनाया। और हमें सुबह के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी, जब भी हमने डिसाइड किया कि सुबह के लिए हम लोग डेवो यूज़ कर लेंगे और वापसी पे फिर हम लोग ट्रेन से आ जाएंगे। इस तरह हमारा पेशावर का कंप्लीट टूर भी हो जाएगा, हम पेशावर विजिट भी कर लेंगे और ट्रेन का चक्कर भी पूरा हो जाएगा। और डेवो टर्मिनल पे पहुंचते ही हमारा रात से मिलन वाला फिल्मी सीन शुरू हो चुका हुआ था, बिकॉज मेरे आधे फैमिली मेम्बर्स अभी भी रास्ते में थे और 8 बजे बस से निकल जाना था। बट लकीली हम लोग डेवो को किसी तरह वेट कराने में कामयाब हो गए थे, जब तक हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी आ चुके थे और फाइनली हम लोग डेवो में ऑन बोर्ड हो चुके हुए थे। और जिस बस का डिपार्चर टाइम 8 बजे का था, उसको नाना करते हुए भी हमारे लिए 5 मिनट तो रुकना ही पड़ा। और वैसे भी हम कर भी क्या सकते हैं, ये हमारी ब्लड लाइन में होता है। हम किसी भी इवेंट पे किसी भी जगह पे टाइमली पहुंच जाएं तो क्या ही बात है। बट थैंकफुली कोई मिसहैप नहीं हुआ और हमारी बस नहीं छूटी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, डिस्कस करते हुए कब हमारा 1 घंटा भी गुजर गया हमें पता भी नहीं चला। और वैसे भी हम लोग नए शहर में जा रहे थे, जहाँ का हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, तो वहाँ की लिस्ट कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी बन गई थी, जो सारा का सारा टूर हमने एक ही दिन में पूरा भी करना था। वैसे तो स्कूल कॉलेज के टाइम में हमारी सुबह सुबह आंखें नहीं खुलती थी, लेकिन अगर किसी ट्रिप पे जाना हो तो हम सुबह सुबह उठ के बैठ भी सकते हैं। और इस ट्रिप की एक्साइटमेंट में हमें पूरे रास्ते नींद भी नहीं आई। कब कैसे 2-2.5 घंटे का सफ़र पूरा हो गया, इसका बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ। वैसे तो मैंने डेवो के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस सुने हैं जो अच्छे नहीं गए लोगों के, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ गया था और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ था। हमारा जो ट्रिप था वो काफ़ी कंफर्टेबल भी था, और माइट भी हमने इतना दूर कुछ ट्रैवल नहीं किया था, तो उस वजह से भी हमें इतना हेक्टिक लगा नहीं। तो जनाब, पेशावर टर्मिनल पे पहुंचते ही हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे घूमने के लिए हमने कोई भी गाड़ी बुक नहीं करवाई हुई थी और यहाँ पे बैठ के हमने ये काम भी पूरा करना था। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम फ़ोन की चार्जिंग था, क्योंकि अगर फ़ोन की चार्जिंग ना हो तो आपकी पूरी दुनिया ही नम एंड डम लगती है। फिर खैर इतनी ही देर में मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर जल्दी से पेशावर की ही किसी रेंट कार सर्विस से 2 गाड़ियाँ बुक करवा ली थी। पहले तो मैंने एक ही गाड़ी बुक करवाई थी और मुझे लगा था कि हम सारे इसी में आ जाएंगे, लेकिन जब नियर बाई एरिया में ही पहुंचे, जो नमक मंडी था, वहाँ पहुँचते पहुँचते ही मुझे आइडिया हो गया था कि नहीं, हमें एक और गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी सारे थे और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब नॉर्मली पिंडी इस्लामाबाद में जितनी गर्मी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। पेशावर पहुंचते ही सबसे पहले हमें रास्ते में ये फोर्ट जैसी बिल्डिंग दिखी, तो आपको मेरी पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं रिपीट होती हुई दिखती रहेगी, क्योंकि हमें जो रेंट कार सर्विस वाला बंदा मिला था, जो वहाँ का लोकल था, वो हमें पूरा पेशावर घुमाने के नाम पे इसी बिल्डिंग के आसपास घुमाता रहा। तो ये बिल्डिंग हमने ओवरऑल दिन में 6 मरतबा देख ली थी। तो जनाब, सबसे पहले हम पहुंचे थे नमक मंडी फूड स्ट्रीट, जो मैंने सुना था काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुबह सुबह आ गए थे, इसकी वजह से अभी तक यहाँ पे कुछ खुला हुआ ही नहीं था। और था भी संडे का दिन, संडे को तो वैसे ही इस तरह की जगह बहुत आराम से ओपन होती हैं। इस एरिया को देख के लग रहा था कि जब भी ओपन होगा यहाँ पे ठीक ठाक रश होगा, क्योंकि इस एरिया की वाइब ही ऐसी थी। फिर जनाब, नमक मंडी के साथ ही एक ये बाज़ार था जिसका नाम मैं अभी भूल चुकी हुई हूँ, और हमारी नियर बाई की लिस्ट में काफ़ी फेमस प्लेस आ रहा था, तो हमने सोचा इसको भी विजिट कर लेते हैं। लेकिन जब हम इस बाज़ार में घुसे तो हमें आइडिया हुआ कि ये भी एक ऑर्डिनरी सा बाज़ार है, देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन इट। लेकिन हाँ, ये पठानों के इन फ्रॉक्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, जो मैंने पिंडी इस्लामाबाद में तो नहीं देखी एटलीस्ट। मुझे पर्सनली ये ड्रेसेस नहीं पसंद, लेकिन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और इनमें कुछ कुछ आर्टिकल्स अच्छे भी थे। फिर खैर हमने मार्केट इतनी विजिट नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हमने प्लान किया कि हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जो थी मोहब्बत खान मस्जिद। और ये मस्जिद भी उस बाज़ार के बिल्कुल ही करीब थी, तो हमने सोचा जितने भी नियर बाय प्लेसेस हैं उनको हम जल्दी जल्दी से विज़िट कर लेते हैं। यहाँ पहुँचते ही हमने मेन एंट्रेंस में ही अपने जूते उतार दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ इतनी पुरानी थी। इफ़ आई एम नॉट सो रॉन्ग, तो वो कह रहे थे कि ये 400 साल पुरानी मस्जिद है। और ये था मस्जिद का एंट्रेंस वाला एरिया, जहाँ पे ऑलमोस्ट इन्होंने मेंटेनेंस दोबारा से करवाई थी, क्योंकि ये भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। ये था मस्जिद का बड़ा सा खुला सा सहन। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से फ़र्श बहुत गर्म था, जिसकी वजह से पाँव काफ़ी जल रहे थे। जब भी मैं सहन में ज़्यादा देर नहीं रुकी और जल्दी से अंदर वाले पोर्शन में आ गई थी, और यहाँ पे आप इसकी एंट्रेंस से ही आइडिया कर सकते हैं कि ये अंदर से कितनी खूबसूरत होने वाली है। क्योंकि ये मस्जिद काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, उसकी वजह से यहाँ पे अंदर थोड़ी थोड़ी जगहों पे मेंटेनेंस का काम साथ साथ चल रहा था। उन्होंने पूरी मस्जिद को रीमॉडिफाई नहीं किया था, ताकि पुराने टाइम की सारी चीज़ें रिकॉल होती रह सकें। ये है वो दरवाज़ा जो मस्जिद का 400 साल पहले था, और यहाँ से जाती थी सुरंग, जो अभी बंद हो चुकी हुई है, लेकिन ये सुरंग जाती थी कुछ मेन रोड की तरफ।
ये वाली वॉल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी रिमॉडिफाई नहीं किया और कुछ यहाँ के जो निशान है, जो पेंट है वो आधा उतर चुका हुआ था। और ये मेंबर वाली जगह अभी तक चेंज नहीं हुई, ये बिल्कुल उसी हालत में है जैसे ये 400 साल पहले में थी। ना ही इसके ऊपर लिखी हुई आयतों को किसी ने रीडू किया और ना ही यहाँ पे लगे हुए पेंट को। और शायद यही वजह है कि लोग आज भी इस मस्जिद को दूर दूर से देखने आते हैं, क्योंकि ये अभी भी अपनी पहली वाली हालत में मौजूद है जैसे ये 400 साल पहले हुआ करती थी। इन्होंने यहाँ पे कुछ सैम्पल्स डिस्प्ले किए हुए हैं जो हमें लगा था कि ये वही वाली मिट्टी के हैं जो इन्होंने पहले यूज़ की थी, बट यहाँ के केयर टेकर थे, उन्होंने बताया कि ये एज अ सैम्पल यहाँ पे रखा गया है, इसका पहले टाइम से कुछ लेना देना नहीं है। बट स्टिल ये मस्जिद जहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं, जहाँ पे नहीं भी हुए, कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, स्पेशली ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें प्रॉपरली फील हो रहा था कि हम किसी पुराने टाइम में आ चुके हुए हैं। यहाँ पे अभी भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल चेंजेस नहीं किए थे, और ये वो मिट्टी है जो 400 साल पहले यूज़ हुई थी, जिसको अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया, जस्ट इन केस इफ एनीबडी वांटेड टू सी इट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। फिर खैर हम लोगों ने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद मस्जिद का बाकी का हिस्सा विज़िट करते करते आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगे, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो चुका था और काफ़ी सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे थे। जब भी हमने वहाँ से निकलने का डिसाइड किया, लेकिन साथ ही जो मस्जिद के केयर टेकर थे उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ओवरऑल लुक देता हूँ मस्जिद की, और उस व्यू के लिए हमें मस्जिद के पिछले वाले हिस्से से घूम के जाना था जो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था। इस एरिया में जो बिल्डिंग और घर थे काफ़ी ज़्यादा पुराने लग रहे थे, और वहीं पे जाते जाते हमें रास्ते में एक विंटेज ज्वेलरी की शॉप दिखी। यहाँ पे रुक के हमने सोचा कि एक बार ज्वेलरी को भी चेकआउट कर लें, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी। और ये वाली रिंग्स देख के मुझे एस्ट्रोलॉजर्स की याद आ गई जो इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स पहन के बैठे होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ। और फिर मैंने जब ट्राई किया तो मैंने सभी पहन लिया था, और यहाँ पे मैंने ये सारी रिंग्स पहनने के बाद प्रॉपरली विकेड विच वाला रोल प्ले किया, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा था। फिर खैर बिकॉज टाइम शॉर्ट था, लिस्ट बहुत लंबी, हम वहाँ से जल्दी से उठे और हम लोग ऊपर की तरफ चले गए, जहाँ से हमें मस्जिद का सारा व्यू देखने वाला था। और ये सीढ़ियाँ इतनी कच्ची थी कि इन पे पाँव रखते हुए भी डर लग रहा था, और आप जिस सीढ़ी पे भी कदम रखो उस पर आपको प्रॉपरली फील हो रहा था कि ये हिल रही है, मतलब कि ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा पुरानी थी। यहाँ पे हम लोग आ तो गए थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये अकेले आने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं थी। आपको सीढ़ियों की हालत देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि हम लोग कितनी पुरानी जगह पे आ चुके थे, वो भी जस्ट टू कैप्चर दिस व्यू ऑफ मोहब्बत खान मस्जिद। ऑल्दो यहाँ से इसका व्यू और इसकी लुक बहुत प्यारी आ रही थी, लेकिन ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर मोहब्बत खान मस्जिद विजिट करने के बाद हमने रुख किया अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी सेठी हाउस। लेकिन सेठी हाउस जाते जाते हम लोग एंड अप हुए हुजरा रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमारे पास गाड़ी वाला जो वहाँ का लोकल बंदा था उसको हम कहते कुछ थे और वह करता कुछ और था, जिसकी वजह से जब हमने मैप पे लोकेशन चेक की तो हमारी लिस्ट में से एक हुजरा रेस्टोरेंट वाला ऑप्शन हमें करीब में ही दिख गया था। जब भी फिर बाकी ऑप्शंस को फ़िलहाल के लिए स्किप करते हुए हमने सोचा कि अभी कुछ खा पी लेना चाहिए, क्योंकि हम जब से आए थे, जब से हम लोग घूम फिर रहे थे और हमने अभी तक पेशावर का प्योरली खाना कहीं से ट्राई नहीं किया था, और प्योर ऑथेंटिक पेशावर के टेस्ट के लिए हमें हुजरा रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा था, बिकॉज इसकी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पहुँचते इस जगह की एम्बियंस से तो हम लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुके थे। अब बारी थी खाना टेस्ट करने की, क्योंकि मोस्टली जगहों पे ऐसा होता है कि वहाँ की एम्बियंस तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन खाने में कोई टेस्ट नहीं होता। मेन्यू में भी हमने सिर्फ वो चीज़ें ऑर्डर की थी जो पठानों की स्पेशलिटी थी, जो हमें पेशावर के अलावा कहीं से भी ऑथेंटिक टेस्ट में नहीं मिलने वाली थी, चाहे इट इज़ रोश, काबली पुलाव या फिर चपली कबाब। एंड यू पीपल नीड टू ट्रस्ट माई वर्ड्स कि इस सारे मेन्यू में काबली पुलाव और चपली कबाब तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। खाने से फ्री होते ही हमने जल्दी से प्लान किया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का, क्योंकि शाम होती जा रही थी। वहाँ पहुँच के काफ़ी देर बाद हमें ये बात पता चली थी कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जो 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, और उनमें से एक था सेठी हाउस। और इस बात का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वरना हम अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर लेते हैं। फिर सेठी हाउस वाला ऑप्शन स्किप करते हुए हम लोग पहुंचे पेशावर म्यूजियम। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, गर्मी का जोर उतना ही ज़्यादा होता चला जा रहा था, लेकिन ये काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट उस चीज़ पे काफ़ी भारी पड़ रही थी। म्यूजियम में भी हम काफ़ी लेट पहुंचे थे, ऑलमोस्ट 5 बजते हमारे थे, लेकिन स्टिल उन्होंने हमें अंदर जाने दिया बिकॉज हम काफ़ी दूर से आए थे। और यहाँ पे अंदर एंटर होते ही उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आपने अंदर जाके कोई वीडियोस नहीं बनानी, लेकिन हमें थोड़ा बहुत कंटेंट तो चाहिए ही होता है, क्योंकि हम ऐसी जगहों पे वंस इन अ लाइफ टाइम जाते हैं, जब भी हमें कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करना पड़ता है अपनी मेमोरीज मेंटेन करने के लिए। एंड दिस प्लेस वाज समथिंग वेरी मच न्यू टू मी।
यहाँ पे बुद्धाज के काफ़ी सारे डिफरेंट स्टैचूज थे जो एशियन टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। हर स्टैचू के पीछे कोई ना कोई डिटेल स्टोरी थी जो इन स्टैचूज में बहुत ज़्यादा डीपली इनग्रेव्ड हुई थी। और ये था बुद्धाज रिलिक्स स्ट्रेट फ्रॉम थाईलैंड, यानी ये इसलिए भी यूज़ होता है कि इसमें बुद्धाज का जब इंतकाल हो जाता था तो उनकी हड्डियाँ, राख वगैरह इसमें एहतरामन रखी जाती थी। और ये था बुद्धाज के लिए यूज़ होने वाला कॉफिन। अगर आपका भी कभी इत्तेफाक हो और आपने पेशावर म्यूजियम विजिट किया तो वहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे तो सारे बुद्धाज मिलेंगे और बाकी की एशियन टाइम की चीज़ें जैसे तलवारें, बंदूकें, जंग में इस्तेमाल होने वाला लिबास और ये कदीम ज़माने की कुरान पाक। इसमें काफ़ी बड़ा साइज़ भी था और बहुत ज़्यादा छोटा कुरान पाक भी यहाँ पे मौजूद था। वैसे तो मैं सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जितना कुछ भी मैंने कैप्चर किया है उसमें मेरी मेजरली चीज़ें कवर हो गई हैं। और ये था सबसे छोटे वाला कुरान पाक जो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटा था। म्यूजियम में इस्लामिक सेक्शन कवर करने के बाद हमने रुख किया ईरान आर्ट गैलरी का। और मुझे पर्सनली ईरानी आर्ट बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही नफासत और डिटेल्ड आर्ट होता है। इसमें अगर आप कोई भी ऐसा घर की खूबसूरती के लिए डेकोरेशन पीस यूज़ करते हैं तो अगर आप वो ईरानी आर्ट में से लेंगे तो उसकी बात ही अलग होती है। हम ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा शौक से कवर तो कर रहे थे लेकिन गर्मी इंतहा की थी यहाँ पे क्योंकि इस्लामिक और ईरान आर्ट गैलरी ऊपर वाले फ्लोर पे थी और पंखों का कोई नामो निशान नहीं था क्योंकि ऑलमोस्ट म्यूजियम बंद होने का टाइम हो गया था। म्यूजियम वाले हमारा ही वेट कर रहे थे कि कब ये अपना टूर कंप्लीट करेंगे और कब हम इसकी क्लोजिंग करेंगे। फिर म्यूजियम से फ्री होते ही हम लोग निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए क्योंकि शाम होती जा रही थी और हमारा नेक्स्ट स्पॉट था वार्षिक डैम। वहाँ पे जो मेजरली पिकनिक स्पॉट्स होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं 5 बजे तक। तब तक हम लोग इस जगह पे पहुंचे, इसके सारे टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हो चुके हुए थे। एक यही था ओपन पब्लिक पॉइंट, यहाँ पे हर तरह की ही आवाम आई हुई थी। इसमें ना सिर्फ बच्चे और बड़े नहा रहे थे, इसमें लोग अपनी बाइक्स भी धो रहे थे। वैसे तो मुझे स्वेयर किस्म का वाटर फोबिया है लेकिन यहाँ पे मैं जाके बैठ गई थी और यहाँ पे सनसेट का व्यू इतना खूबसूरत आ रहा था तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे और फिर यहाँ से निकल पड़े थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। वैसे तो हम पानी में काफ़ी देर के लिए पाँव रख के बैठे रहे और हम काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। उस वक्त तो हमें कुछ भी फील नहीं हुआ लेकिन जब पानी से निकल के गाड़ी में आके बैठे, बस इतना ही सफ़र तय करना था, हमें उस पानी की वजह से एलर्जी हो गई और पूरी बॉडी में इचिंग शुरू हो गई थी। माइट भी वो इसलिए भी ज़्यादा फील हो रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मानसून के वेदर में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। फिर खैर हम जल्दी से गाड़ी में आके बैठे। ऑल्दो इससे आगे का हमारा कोई प्लान डिसाइडेड नहीं था लेकिन इस जगह से जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि शाम होती जा रही थी और हमारे पास बहुत लिमिटेड सा टाइम रह गया था। फिर खैर गाड़ी में बैठ के हमने डिसाइड किया कि अब कहीं से अच्छी सी चाय पीते हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और क्योंकि ये हमारी लिस्ट में नहीं था तो हमें गूगल की हेल्प से कोई अच्छा सा चाय स्पॉट ढूंढना था। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद और रेटिंग प्रेफर करते हुए हमें ये पेशावर टी हाउस मिला जो हमें ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगा क्योंकि नेक्स्ट स्पॉट जो हमने पिक किया था कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए वो इससे नियर बाय था। आधे लोग तो हमारे चाय के लिए विलिंग नहीं थे, वो बस यही कह रहे थे कि इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है। ऑनेस्टली ये चाय वाला डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि चाय पीने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गए थे। उन्होंने भी गूगल पे रेटिंग दी हुई थी, बहुत अच्छी दी हुई थी क्योंकि इनकी चाय वाकई में बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्पॉट था नेक्सास लॉन्च क्योंकि वहाँ से हमने कुछ हल्का फुल्का खाना था और उस हल्का फुल्का में मुझे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी तो उनके नाचोस जो देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटेटिंग लग रहे थे। लेकिन हम जब उस एरिया में पहुँचे तो हमारा सारा का सारा प्लान चेंज हो गया क्योंकि वहाँ की तो वाइब भी बहुत डिफरेंट थी। वहाँ पे तो फूड ऑप्शन ही इतने सारे थे, इट रियली सीम्स लाइक कि हम डीएचए में ठहरे हुए हैं और ये एक्चुअली हमें डीएचए के सेंट्रल वाली वाइब्स दे रहा था। ये था हमारा स्पॉट जहाँ पे हमने जाना था लेकिन क्योंकि वहाँ पे ईटरी ऑप्शंस बहुत सारे थे हमने सोचा कि पहले डिज़र्ट्स पैक करवा लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आए थे बर्निंग ब्राउनी और यहाँ पे जितने भी टेम्पटेटिंग ऑप्शंस थे वो हमने ऑलमोस्ट सारे ही पिक कर लिए थे क्योंकि हमारा प्लान था कि पूरे थका देने वाले ट्रिप के बाद हम ये डिज़र्ट्स ट्रेन में बैठ के एंजॉय करेंगे। हमारा सेकंड डिज़र्ट पिकिंग ऑप्शन था लेयर्स का बिकॉज मेरी कज़न जो बाहर से आई हुई थी शी बैडली वांटेड टू ट्राई लेयर के डेजर्ट्स। भी हमने यहाँ से भी जितने पॉसिबल ऑप्शंस थे वो सारे पिक कर लिए। इसके बाद हम लोग पहुँचे नेक्सास लॉन्च। हमारे बड़े ऑलरेडी हमारा वहाँ पे वेट कर रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम यहाँ बैठे रह गए तो ऑर्डर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसी चक्कर में हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ऑल्दो हम नेक्सास लॉन्च आ गए थे, यहाँ आए, यहाँ बैठे, इनका एम्बियंस चेक किया। ट्रेन की टेंशन की वजह से ऐसे ही उठ के वापस चले गए कि हमारे से कहीं ट्रेन छूट ना जाए वाकई में, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो बड़े एक बार बात मुँह से निकाल देते हैं वो पूरी होके ही रहती है। और आगे चल के हमारे साथ हुआ भी कुछ यूँ ही था। पहले तो जो हमें ड्राइवर मिला वैसे तो वहाँ का लोकल ही था लेकिन जब हमने उसको कहा कि हमने रेलवे स्टेशन जाना है
उसको इतना भी नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। उसने हमें एक ही जगह के 4 चक्कर लगवा दिए। हमें नहीं पता था कि लोकल बंदों को भी ये नहीं पता होगा कि रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। फिर खैर आखिर में हमें खुद ही गूगल मैप्स का सहारा लेना पड़ा, जब जाके हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। थैंकफुली हम लेट तो नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मसले हमारा पहले से इंतज़ार कर रहे थे। सारे ट्रिप में मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना तो भूल ही गई कि इस तरह की जो पेशावर में बिल्डिंग्स हैं वो रात के टाइम इतनी खूबसूरत लग रही होती हैं। दिस वाज द ओनली थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दैट ट्रिप। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हमने गाड़ी वालों को जल्दी से फ्री किया और उसके बाद हमने अपने टिकट्स चेक करवा के एंट्री करवा ली, जस्ट इन केस के ट्रेन आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा हसल ना क्रिएट हो जाए। लेकिन जब ट्रेन आई जब तक तो सारा कुछ ही बदल चुका था, क्योंकि हमने करवाए थे एसी स्लीपर्स बिजनेस क्लास के। लेकिन जब ट्रेन आई और हमारा कैबिन नंबर जो था, एसी तो दूर की बात उसमें पंखे भी नहीं चल रहे थे और इतना सफोकेटिंग था क्योंकि वो पूरा कैबिन बंद था। सफोकेट होने की वजह से हम उस कैबिन से निकल के दूसरे कैबिन की तरफ भागे, लेकिन वहाँ पे भी यही हाल था। टीटी से इन्फॉर्मेशन ली तो उसने बताया कि एसी फिर काफ़ी ज़्यादा मसला होने के बाद हम उस ट्रेन से उतर आए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो रहा था और उसमें ट्रैवल करना स्ट्रेट 2 आवर्स के लिए इट्स इम्पॉसिबल। और ट्रेन में तो शायद 2 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। फिर खैर थोड़ी देर हम लोग पेशावर सिटी वाले स्टेशन पे रुके, वहाँ पे हमने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई और उन्होंने हमें रेफर कर दिया पेशावर कैंट वाले स्टेशन पे। यहाँ पे आके हमें वापस अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ी, बिकॉज बहुत लॉन्ग स्टोरी थी। ज़्यादा बहस और मुबाहिसे के बाद उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, हमारी कंप्लेन को रजिस्टर किया, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था वापस जाने का। उन्होंने हमें वीआईपी लॉन्च में स्टे करवाया और यहाँ पे हमने पूरी नाइट स्पेंड की और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे थी हमारी ट्रेन। रात हमने जैसे तैसे करके गुजारी, क्योंकि सोफ़ों पे कितनी ही नींद पूरी हो सकती थी। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके ट्रेन का टाइम करीब आया और फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच गई, जिसमें हमने ट्रैवल करना था स्ट्रेट टू पिंडी। हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा थक चुके थे कि पिंडी पहुंचते ही हमने डायरेक्टली ऑफिसेस को भागना था। आधी नींद में झूलते हुए हम लोग वेटिंग लॉन्च से उठ के ट्रेन में जाके बैठे थे और थैंकफुली इस ट्रेन में हमारे पास एसी का कोई मसला नहीं था, इसमें प्रॉपरली कूलिंग हो रही थी। जैसे ही ट्रेन चली तो हमने भी सुकून का सांस लिया और जो एक दिन पहले हमने डिजर्ट्स लेके रखे थे ट्रेन के ही में एंजॉय करने के लिए, हमने सबसे पहले वो निकाले, क्योंकि इनसे हमारी हालत बुरी हो चुकी हुई थी। तो हमने सोचा कि पहले डिजर्ट से 2-2 हाथ कर लेते हैं, फिर आराम से जाके थोड़ी देर नींद पूरी कर लेंगे। और हुआ भी ऐसे ही था कि जब हम लोग जैसे ही बर्थ पे लेटे फौरन से आंख लग गई थी। लेकिन अभी ट्रेन कुछ दूर चली ही थी कि एक और मिसअप हो गया था और हमारी ट्रेन के नीचे एक 13 साल का बच्चा आ गया था। हमारी पूरी फैमिली के लिए ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि हमने इस तरह की कोई भी चीज़ पहले फेस नहीं की थी। भी आपको अगर कोई नींद से उठा के इस तरह की न्यूज़ दे तो आपका दिल वैसे ही बैठ जाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। फिर खैर आगे का सफ़र तो शुरू हो गया था, लेकिन इसी टेंशन की वजह से कि कहीं हमसे स्टेशन मिस ना हो जाए, हम वापस सो ही नहीं सके। दिस ट्रिप वॉज फुल ऑफ द मेमोरीज, लेकिन हम एक और गलती अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वैसे भी पिछली रात से हमारे साथ कुछ ना कुछ तो होता ही चला आ रहा था। पहले जब गोलरा मोड़ वाला स्टेशन आया तो हमने सुख का सांस लिया कि अब हम खैर खैरियत से पिंडी स्टेशन थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी गलती की और कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि आज ही के दिन इनके टाइम में मेरी कज़न की वापसी की फ़्लाइट थी। ट्रेन में सोना तो हम अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन फ़्लाइट में सोने का कोई चांस नहीं था। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये वाला जो हमने एक्सपीरियंस किया था ये हमें लाइफ टाइम के लिए रहने वाला है। से हमारा ट्रिप एंड होता जा रहा था, हमें हर वो चीज़ याद आ रही थी जिसमें हम लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि अब क्या होगा और कैसे होगा। सब कुछ खुद ही खुद सॉर्ट होता गया। ऑल्दो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी थी, लेकिन हम लोग खैर खैरियत से वापस पिंडी पहुंच गए थे। और ये था हमारा एक छोटा सा फुल ऑफ मेमोरीज वाला पेशावर का ट्रिप, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय की और बहुत सारी मेमोरीज भी क्रिएट की। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की अनप्लान्ड सडन ट्रिप्स लाइफ में एक बार लाजमी एक्सपीरियंस कीजिएगा, कि ज़िंदगी सिर्फ गुजारनी नहीं होती, यू शुड हैव टू लिव इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।